तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है, एक तो हो गया प्री एक्लेम्सिया और दूसरा हो गया एक्लेम्सिया। एक प्री एक्लेम्सिया हो गया और दूसरा एक्लेम्सिया हो गया। और एक प्री हाइपरटेंशन वाली प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, उसको अपन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अपन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, देखो तीन तरह का हाइपरटेंशन होता है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है। ये क्या करता है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब है डेवलप्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विथ नो साइंस ऑफ एडिमा और प्रोटीनयूरिया। मतलब बॉडी के अंदर न तो कोई एडिमा होता है, मतलब पानी की एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा पानी बॉडी के अंदर नहीं रुका होता है, कोई स्वेलिंग नहीं दिखाई देती है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कोई स्वेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। और प्रोटीन यूरिया भी नहीं है, मतलब जो है वो यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस नहीं हो रहा है बॉडी से, यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस नहीं हो रहा, प्रोटीन यूरिया भी नहीं हो रहा है। जबकि प्री एक्लेम्सिया ऐसी कंडीशन है 20 वीक के बाद में डेवलप होता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन यूरिया होता है। किसके अंदर, प्री एक्लेम्सिया वाले के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन, यूरिन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। जबकि एक्लेम्सिया ऐसी कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ये सिम्टम्स तो होंगे ही, प्रोटीन यूरिया भी होगा और साथ में बॉडी के अंदर एडिमा भी होगा। और यहाँ पर एक डिजीज कंडीशन, एक प्रॉब्लम और होगी, साथ साथ में पेशेंट्स को जो है वो सीजर्स आने लगेंगे। सीजर्स मतलब मिर्गी के दौरे जैसे दौरे आने लगेंगे। तो ये होता है एक्लेम्सिया वाली कंडीशन। ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। तो प्री एक्लेम्सिया, देखो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ओनली क्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ओनली ब्लड प्रेशर हाई रहता है। प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया हो रहा है और बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। और एक्लेम्सिया के अंदर जो है सीजर्स भी आ रहे हैं, एक्लेम्सिया के अंदर सीजर्स आ रहे हैं पेशेंट को। तो तीनों के अंदर ये जो है इस प्रकार से डिफरेंस है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया और तीनों के अंदर। तो देखें इधर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की बात करें तो आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। कब हो रहा है, 20 वीक के बाद में, आफ्टर 20 वीक्स, मतलब 20 वीक के बाद में यदि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसी कंडीशन को अपन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कब होता है, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, जेस्टेशन के 20 वीक्स बाद। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है। सॉरी, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है। एक सेकंड, अपन बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की। और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है कि 20 वीक बाद में, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का हाई हो रहा है। प्रीवियसली पेशेंट वाज नॉर्मोटेंसिव, मतलब कि 20 वीक से पहले जो है वो पेशेंट नॉर्मोटेंसिव था, मतलब ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल रहता था पेशेंट का, और 20 वीक के बाद में पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रह रहा है। तो तीन कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तीन तरीके से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। देखो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करें तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो है 140/90 mm ऑफ Hg रह रहा है, मतलब स्क्रीन एक, नहीं आ रही है, हाँ स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक सेकंड, एक सेकंड। अब ठीक है, अब हाँ आ रही है, हाँ। ठीक है।
तो अपन बात कर रहे थे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन अपन ने कहा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो तीन तरह का है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में सबसे पहले प्री गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करें तो 140/90 mm ऑफ Hg से यदि ज्यादा रहता है ब्लड प्रेशर तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और यदि प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो प्री एक्लेम्सिया में भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है, मतलब 140/90 से ज्यादा रहता है, और एक्लेम्सिया में भी प्री एक्लेम्सिया वाले सिम्टम आएंगे, मतलब यहाँ भी ब्लड प्रेशर तो ज्यादा रहेगा। लेकिन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस नहीं होगा और बॉडी के अंदर एडिमा नहीं होगा। लेकिन प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया वाली कंडीशन हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर जो है यूरिन से प्रोटीन का लॉस हो रहा है, और प्रोटीन का लॉस होने के कारण ऑन्कोटिक प्रेशर, ब्लड ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण जो है वो बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। तो बात कर रहे हैं अपन एक्लेम्सिया की। एक्लेम्सिया क्या कंडीशन है कि प्री एक्लेम्सिया की जो कंडीशन होती है, प्री एक्लेम्सिया के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, उसके साथ में पेशेंट को यदि कन्वर्जन आने लगे और कई बार कोमा हो जाए, पेशेंट को कोमेटाइज हो जाए, मतलब बेहोश हो जाए और कन्वर्जन आने लगे, तो ये कंडीशन है, इसको अपन एक्लेम्सिया कहते हैं। इस कंडीशन को अपन एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देखो, ये प्रीवियसली बीपी ज्यादा था तो प्रेगनेंसी में भी ज्यादा है तो उसे क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि प्रेगनेंसी से पहले भी क्या हो रहा था कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा था और प्रेगनेंसी में भी ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। उस कंडीशन को अपन कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। लेकिन यदि प्रीवियसली मतलब बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले जो है ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल था, और 20 वीक के बाद में आफ्टर 20 वीक ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो वो कंडीशन जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की है। वो कंडीशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की है। और अपन ने कहा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो किस तरह का होता है, तीन तरह का होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन: जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्री एक्लेम्सिया के बारे में। प्री एक्लेम्सिया क्या है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, मतलब मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, पूरे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको उसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन होता है। प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा और ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 140/90 से ज्यादा रहता है, और साथ में क्या होता है, प्रोटीन होता है यूरिन के अंदर, और क्या होता है, एडिमा होता है। और ऐसा पेशेंट जिसके अंदर प्रीवियसली जो है नॉर्मोटेंसिव और नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट था, मतलब ब्लड प्रेशर जो है उस पेशेंट का 20 वीक से पहले नॉर्मल रहता था, और 20 वीक के बाद में आफ्टर 20 वीक इज नोन एज प्री एक्लेम्सिया। और 20 वीक के बाद में यदि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या रह रहा है, इस पेशेंट का हाई रह रहा है, तो इस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं प्री एक्लेम्सिया। इस पेशेंट को अपन, इस कंडीशन को अपन कह रहे हैं प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, देखो, बिफोर 20 वीक में अपीयर इन केस ऑफ हाइडेटिफॉर्म एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोज। यदि पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन है पेशेंट को, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी ज्यादा है, 2000 ml से यदि ज्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोज। और पॉलीहाइड्रोएमनियोज वाले पेशेंट में जो है 20 वीक से पहले भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रह सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा रह सकता है। और हाइडेटिफॉर्म मॉल वाली कंडीशन जो होती है, अपन ने कल पढ़ा था, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, हाइडेटिफॉर्म मॉल, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स वगैरह। तो हाइडेटिफॉर्म मॉल जो है इसमें भी 20 वीक से पहले जो है ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट के अंदर ज्यादा रह सकता है। देखो, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब है 1/3, ठीक है, पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इन दोनों को जोड़ते हैं। पल्स प्रेशर के साथ को 3 से भाग दे दो और जितना परिणाम आए उसके अंदर क्या करो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जोड़ दो। देखो, ब्लड प्रेशर जो होता है ना, जैसे कि अपन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 है, ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में जो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर वाला जो लिखा होता है, उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो ये नीचे वाला कम ब्लड प्रेशर होता है, इसको अपन बोलते हैं
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब हुआ कि हार्ट जो है ना, ये अपना हार्ट जो है, ये हार्ट, इस हार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो अंदर क्या प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता है उस समय यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो इसको अपन उस टाइम जितना प्रेशर होता है उसको अपन बोलते हैं 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जबकि यदि वापस ये दूर हो रहा है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो रहा है, हार्ट की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है, तो उस समय यहाँ पर प्रेशर कम है, उस समय जितना ब्लड प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो गया 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया 80। तो मैंने कहा यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब होता है, पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक नॉर्मली कितना है 80। तो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक मींस 120 माइनस 80 बराबर कितना हो गया 40। 40 जो है वो कहलाता है पल्स प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है 40 पल्स प्रेशर की जगह अपने को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों का अंतर लिखना है, और यहाँ पर साथ में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक मतलब ये नीचे वाला, ये वाला ब्लड प्रेशर यहाँ पर लिखना है, और इसको जोड़ के अपन कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली जो है 93.3 mmHg जो है वो नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है 93.3 mm ऑफ Hg। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन प्री एक्लेम्सिया जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, 106 माइनस 6 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है 140/90। यहाँ पर कितना रह रहा है 140/90 से ज्यादा ब्लड प्रेशर रह रहा है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 140 माइनस 90, 140 माइनस 90 कैलकुलेट करके अपन देखें, और उसके अंदर जो है सिस्टोलिक अपन जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जोड़ दें। कौन सा वाला, सिस्टोलिक नहीं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जोड़ दें, तो जितना अपनी वैल्यूज आएगी वो होगा अपना मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो प्री एक्लेम्सिया के अंदर, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है इसके अंदर बढ़ रहा है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। देखो नॉर्मली मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 93.3 हो रहा है, जबकि यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर जो है वो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ के कितना हो रहा है 106.6 हो जाता है, 106.6 हो रहा है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, 106.6 हो रहा है। तो देखिए मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है 93.3 से बढ़कर 106.6 हो जाता है, किसके अंदर होता है प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में। देखो प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस तरीके से हो रहा है अपन बात करें तो देखो क्या होता है कि प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है साहब, प्रोटीन बॉडी से जा रहा है, प्रोटीन जाएगा तो क्या होगा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स होती है अपनी नॉर्मल ये ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स से के अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं ना एल्बुमिन ग्लोबुलिन, तो ये प्रोटीन का तो क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन की मात्रा यहाँ पर कम हो रही है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन की मात्रा कम हो रही है, तो इस प्लाज्मा को जो है वो आसानी बाहर निकलने में आसानी होगी और ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो पूरे बॉडी में अपने को क्या है एडिमा दिखाई देगा, स्वेलिंग दिखाई देगी, सूजन दिखाई देगी, है ना। फ्लूइड जो है वो आउटसाइड आ जाएगा, कहाँ पर द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से जो है बाहर आ जाएगा फ्लूइड, और ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा तो अंदर जो है डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह इसके अंदर जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगी, क्योंकि पानी तो बाहर चला गया तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा हीमो कंसंट्रेशन वाली कंडीशन हो जाएगी। हीमो कंसंट्रेशन जब भी होगा तो ईएसआर जो है वो कम हो जाएगा, पानी ज्यादा होता है तो ईएसआर ज्यादा, पानी कम तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाती है। देखो प्रेगनेंसी की कंडीशन नॉर्मली जो अपन ने कहा था कि प्रेगनेंसी जो होती है उस समय क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो ईएसआर बढ़ता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में ईएसआर बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो ईएसआर मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ती है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि हीमोडाइल्यूशन होता है, ठीक है, हीमो क्या हो रहा है हीमोडाइल्यूशन हो रहा है, और हीमोडाइल्यूशन जब भी हो रहा है तो हीमोडाइल्यूशन होगा तो क्या होगा कि जो है वो मतलब ब्लड के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो ईएसआर की मात्रा बढ़ जाएगी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगी।
ईएसआर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ तो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हीमो कंसंट्रेशन होगा, हीमो कंसंट्रेशन होगा तो ईएसआर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है हमेशा, पानी ज्यादा तो ईएसआर ज्यादा, पानी कम तो ईएसआर कम। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कम। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रोल ओवर टेस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ओवर टेस्ट। देखो रोल ओवर टेस्ट क्या होता है, अपन बात कर रहे हैं। देखो जनरली क्या हो रहा है कि जब प्री एक्लेम्पसिया वाली कंडीशन में हो रही है ना, तो प्री एक्लेम्पसिया में ओनली और बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से ज्यादा रह रहा है। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कितना रह रहा है, 140/90 से ज्यादा रह रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिन के अंदर प्रोटीन रहेगा, क्या होगा, प्रोटीन यूरिया वाली कंडीशन होगी। और साथ में बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर क्या रहेगा, एडिमा रहेगा, एडिमा रहेगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है किसके अंदर, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर। अब आगे अपन बात करें कि प्री एक्लेम्पसिया जो है इसका टेस्ट करने के लिए अपन एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट। इस टेस्ट को बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट। देखो क्या करता है कि इस रोल ओवर टेस्ट में आफ्टर रेस्टिंग इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, पेशेंट को जो है लेफ्ट साइड में सुला देते हैं, लेफ्ट साइड टर्निंग लेके सुला देते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को टर्न करते हैं, लेफ्ट साइड से लेकर फिर सीधा सुलाते हैं, सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लिटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि राइज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 20 mmHg और मोर। पेशेंट पहले करवट लेके सो रहा है, ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को क्या कर रहे हैं अपन, सीधा लिटा रहे हैं, मतलब पीठ के बल लिटा रहे हैं, कमर के बल लिटा रहे हैं। तो पहले इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर जितना था, और उसके बाद में पेशेंट को सीधा लिटाते हैं, उस समय फिर से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बीपी चेक की जाती है। इस समय ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो क्या होगा कि राइज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक तो होता है ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला होता है कौन सा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना 120 mm/Hg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना 80 mm/Hg। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डीबीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो रहा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 20 mm/Hg से ज्यादा, मतलब नॉर्मली 80 हो गया जैसे कि नॉर्मली। तो यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड, जैसे करवट लेके अपन सुलाए थे उस समय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जितना था उससे 20 ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर मान लो पहले 80 था तो अब जो है 100 हो जाएगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो यदि 20 mmHg से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट। 20 mmHg से ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा बढ़ता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट। इज ए पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेटिव ऑफ टेंडेंसी ऑफ डेवलप द प्री एक्लेम्पसिया। इसके अंदर फिर क्या होता है, प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। परफॉर्मिंग एट 28 to 32 वीक्स, 32 वीक्स, 28 वीक से लेकर 32 वीक के बीच में यदि ये टेस्ट किया जाता है, नॉर्मली 28 वीक से लेकर 32 वीक के बीच में ये टेस्ट किया जाता है, रोल ओवर टेस्ट। ये रोल ओवर टेस्ट, ठीक है ना, 28 वीक से लेकर 32 वीक के बीच में जो है ये टेस्ट किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट। ठीक है ना, इसको अपन बोल रहे हैं रोल ओवर टेस्ट। एक सेकंड है, रोल ओवर टेस्ट के बारे में अपन ने देख लिया कि रोल ओवर टेस्ट ये होता है कि रोल ओवर टेस्ट के अंदर पेशेंट को पहले करवट लेके सुलाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है वो सीधा, मतलब सुपाइन पोजीशन में, सीधा जो सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। तो करवट लेके सुलाया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में करवट देके सुलाया था, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाया था, उस समय जितना ब्लड प्रेशर था उससे यहाँ पर सुपाइन, अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों चेक करेंगे। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यहाँ पर जितना आ रहा था उससे कितना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर +20 mmHg या इससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बताता है कि ये रोल ओवर टेस्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, रोल ओवर टेस्ट पॉजिटिव है। और इसका
मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट है, इसलिए पेशेंट को जो है वो प्री एक्लेम्पसिया डेवलप हो सकता है। और प्री एक्लेम्पसिया होगा इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को जो है वो प्रोटीन यूरिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया के साथ में, प्रोटीन यूरिया जब भी होगा तो और साथ साथ में क्या हो जाएगा, एडिमा की कंडीशन भी हो जाएगी पेशेंट को। तो नेक्स्ट अपन ने ये बात किया कि साइडलाइन पोजीशन दी तो बीपी चेक किया, सुपाइन पोजीशन देके बीपी चेक किया, और वेरिएशन आ गया यहाँ पर 20 से ज्यादा, मतलब 30 mmHg आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जो है वो पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट है, पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट, रोल ओवर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, और ये इंडिकेट करता है प्री एक्लेम्पसिया को। ठीक है, और देखो यहाँ पर वेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कि एक 1 पाउंड पर वीक से ज्यादा यदि वेट बढ़, 1 पाउंड पर वीक वेट बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है 5 पाउंड पर मंथ यदि इससे ज्यादा यदि वेट गेन होता है तो ये प्री एक्लेम्पसिया को इंडिकेट करता है। नॉर्मल वेट गेन कितना है, 1 पाउंड पर वीक, और 5 पाउंड एलबीएस, 5 पाउंड जो है पर मंथ। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं, 2.2 एलबीएस। एलबीएस का मतलब होता है पाउंड, पाउंड कितने पाउंड, 1 केजी जो है वो कितने पाउंड के बराबर है, 2.2 पाउंड के बराबर होता है 1 केजी, 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के बराबर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वजन इंक्रीज हो रहा है, जो वेट इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मली वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल जो वेट इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 1 एलबीएस पर वीक। मतलब प्रत्येक सप्ताह जो वजन इंक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, प्रत्येक सप्ताह जो वजन इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 1 पाउंड नॉर्मली। लेकिन यदि 1 पाउंड से ज्यादा वजन हर सप्ताह बढ़ने लगे, या 1 महीने में 5 पाउंड से ज्यादा वजन बढ़ जाए, तो ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो सकती है। आगे अपन बात करें कि एडिमा, यहाँ पर प्री एक्लेम्पसिया के अंदर जो वो एडिमा हो रहा है वो जनरलाइज्ड एडिमा होता है। जनरलाइज्ड एडिमा का मतलब पूरे बॉडी के अंदर एडिमा होता है। और पिटिंग एडिमा क्या होता है कि एडिमा वाली साइट पर निशान बन जाता है। मतलब जैसे ही अपनी स्किन जो है, स्किन को ऐसे पिंच करते हैं ऐसे और छोड़ देते हैं तो चमड़ी के ऊपर कुछ निशान बना हुआ रह जाता है, उसको अपन बोलते हैं पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा। और जनरलाइज्ड एडिमा मतलब पूरे बॉडी के अंदर एडिमा होता है। देखो एनासार्का और ड्रॉप्सी क्या कंडीशन है, एनासार्का वाली प्रॉब्लम या ड्रॉप्सी की कंडीशन, ये दो जो प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर जनरलाइज्ड एडिमा हो रहा है। जनरलाइज्ड एडिमा का मतलब ये हुआ कि पूरे बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। ठीक है, और असाइटिस क्या हो रहा है, देखो असाइटिस एक शब्द है, असाइटिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। एब्डोमेन के जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, ये जैसे कि मान लो ये कोई भी पेशेंट है और ये इसका जो है ये ये एब्डोमेन है, मान लो ये एब्डोमेन है इसका, ये एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी की दो लेयर होती है, एक तो पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। तो पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है कि नॉर्मली फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, लेकिन एसाइटिस की कंडीशन में फ्लूइड कुछ ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो अपन बात करें, देखो लेथायरिज्म एक डिजीज कंडीशन होती है, केसरी दाल ज्यादा खाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, लेथायरिज्म वाली डिजीज कंडीशन होती है, इसमें भी जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे अपन बात करें आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना का मतलब होता है धतूरा, आर्जिमोन मैक्सिकाना मतलब धतूरा। और सरसों का तेल, क्या करते हैं कि लोग सरसों का तेल जो मार्केट में मिलता है ना, उसके अंदर लोग जो है वो धतूरे के बीज मिला देते हैं, और धतूरे के बीजों का भी तेल निकालते हैं और सरसों का भी तेल निकाल के मिक्स करके मार्केट में बेच देते हैं। और उसको खाने से एक डिजीज होती है, उस डिजीज कंडीशन को अपन बोलते हैं ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो प्री एक्लेम्पसिया वाली डिजीज कंडीशन में क्या करना है कि प्रोवाइड रेस्ट टू द फीमेल, जो पेशेंट है उसको क्या करना है, रेस्ट देना है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को रेस्ट देना है, और साथ में क्या करना है अपने को कि प्रोटीन यूरिया जो हो रहा है, जैसे कि प्रोटीन यूरिया को जो चेक करने के लिए कुछ ग्रेड्स बनाए गए हैं। प्रोटीन यूरिया जो है कितना प्रोटीन यूरिन के अंदर लॉस हो रहा है, तो उस यदि प्रोटीन कम लॉस हो रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज बनाई गई है। ठीक है,
प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है ना। 1 प्लस और 2 प्लस जो है इनको माइल्ड गिना जाता है, मतलब थोड़ा लॉस हो रहा है, और 3 प्लस और 4 प्लस जो है वो सीवियर लॉस हो रहा है, किसका, प्रोटीन का, सीवियर प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन यूरिया का मतलब ये हुआ कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है ना, ये होगी 1 प्लस, ये 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। अब देखो 1 प्लस कैटेगरी जो है उसके अंदर 0.3 ग्राम पर लीटर 24 घंटे के अंदर, इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर कितना प्रोटीन का लॉस हो रहा है, 0.3 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 0.3 ग्राम यदि प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं माइल्ड लॉस। 0.3 ग्राम पर लीटर, तो कितना लॉस हो रहा है, 0.3 ग्राम पर लीटर इन 24 आवर। 1 ग्राम पर लीटर, यदि 1 ग्राम, 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम का लॉस हो रहा है 24 घंटे के अंदर, तो उसको बोलते हैं 2 प्लस। इसी तरीके से 3 प्लस का मतलब 3 ग्राम लॉस हो रहा है, और 4 प्लस का मतलब 5 ग्राम से ज्यादा लॉस हो रहा है प्रोटीन का, तो उस कंडीशन को अपन ने बोल दिया 5 प्लस, 5 प्लस जो है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन का लॉस हुआ, प्रोटीन की लॉस की मात्रा के आधार पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कैटेगरीज बनाई गई है। 3 प्लस कैटेगरी में 3 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर यूरिन यदि 24 घंटे के अंदर यदि पेशेंट 1 लीटर यूरिन आउटपुट करता है तो उसके अंदर 3 ग्राम प्रोटीन यदि लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन यूरिया की कैटेगरी होगी 3 प्लस, ठीक है ना। और यदि 6 ग्राम प्रोटीन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन यूरिया की कैटेगरी होगी 4 प्लस, ठीक है ना। और यदि 1 ग्राम लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन यूरिया की कैटेगरी कितनी होगी, 2 प्लस। और यदि 0.3 ग्राम पर लीटर लॉस हो रहा है तो प्रोटीन यूरिया की कैटेगरी होगी 1 प्लस, ठीक है। इस तरीके से जो है प्रोटीन यूरिया की कैटेगरीज है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर तीनों क्या है। देखो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये कोई एक कैंपर है, पानी का कैंपर है, ठीक है, इस पानी का कैंपर है, और इस पानी के कैंपर के अंदर पानी भरा हुआ है साहब, ये पूरा फुल पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ है, और यहाँ नल से जो है अपन पानी भर रहे हैं गिलास के अंदर, ये गिलास, ये पानी भर रहे हैं अपन। तो जब ये कैंपर पूरा भरा हुआ है तो पानी जो है ज्यादा प्रेशर से यहाँ पर बाहर निकलेगा, ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा। और क्या हुआ, पानी खाली करते करते जो है पानी इसके अंदर अब आधा ही रह गया, ज्यादातर पानी चला गया, और इसके अंदर पानी जो है वो आधा रह गया, इस बाल्टी के अंदर पानी अब कम मात्रा में पानी रह गया इस बाल्टी के अंदर, इस कैंपर के अंदर कम पानी रह गया, अब इतना ही पानी बचा है, ठीक है, पानी इतना ही बचा है। तो अब जो पानी इस नल से आएगा वो धीरे धीरे आएगा, कम प्रेशर से पानी आएगा, पानी कम प्रेशर से आ रहा है, इसका मतलब अब ये हो गया कि मतलब जब पानी ज्यादा था तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, पानी कम है इसका मतलब प्रेशर कम है। इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि पानी अपने खुद के ऊपर जो प्रेशर लगाता है, जो लिक्विड अपने खुद के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लिक्विड अपने खुद के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको अपन बोल रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखो एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में अपन बात करें। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो मैंने कहा कि यहाँ पर कोई एक इस तरीके से जो है ये एक ट्यूब लगी हुई है, इस तरीके से ये कोई ट्यूब है, ठीक है ना, इस तरीके से कांच की कोई नली है, और यहाँ पर बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, ये पाइप है, इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक पाइप है ये, और इसके बीच में यहाँ पर जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर नली के अंदर मैंने एक साइड क्या किया, यहाँ पर पानी भर दिया, एक साइड में नॉर्मल पानी भर दिया, ठीक है, और दूसरे साइड में मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो शक्कर का घोल भर दिया, चीनी का घोल भर दिया, ठीक है, शक्कर का घोल भर दिया। तो अब मैं कहूं कि यहाँ पर पानी की मात्रा, देखो दो शब्द मैंने बताए थे, एक तो बताया था
डिफ्यूजन और एक बताया था ओस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है किसका, सोल्यूट का, और ऑस्मोसिस में मैंने कहा था मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये गिलास है, इसके अंदर ये क्या है, पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पर नमक डाल दिया, इसके अंदर नमक डाल दिया, तो नमक यहाँ पर जो है वो तो है सोल्यूट। ठीक है, और ये जो पानी जो है यहाँ पर वो क्या है, सॉल्वेंट। तो नमक क्या है, सोल्यूट, मतलब ये क्या है, विलेय, विलेय है, और ये क्या है, विलायक। विलेय और विलायक मिलने से क्या बना, ये विलयन बना। तो अब मैंने कहा कि डिफ्यूजन का मतलब है कि यदि हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर सोल्यूट जाता है। तो यहाँ पर सोल्यूट कौन है, यहाँ पर सोल्यूट है, यहाँ पर क्या है, चीनी सोल्यूट है। ठीक है, और इस चीनी के अंदर यहाँ पर क्या है, पानी के अंदर क्या घोल रखी है, चीनी घोल रखी है, और इधर प्योर पानी है। तो यहाँ पर घोलने वाला मटेरियल क्या है, यहाँ पर घोलने वाला मटेरियल क्या है, वो है वो पानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पानी है, इधर भी पानी है। यहाँ पर मैंने क्या घोल दिया, चीनी घोल दिया, मतलब ये सोल्यूट जो है वो यहाँ पर चीनी घोल दिया है। तो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ बीच में लगा रखी है, अब यदि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या तो सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन हो या सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो। अब अपन बात करें कि पानी की कंसंट्रेशन इधर इधर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर पानी की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ पर शक्कर घोल दी तो पानी की कंसंट्रेशन इधर कम, पानी की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा। तो पानी किधर से किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पानी इस साइड से इस साइड जाएगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो जो है पानी यहाँ का इधर कम हो जाएगा और पानी इधर जो है यहाँ चला जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी चला जाएगा। तो पानी इधर से इस साइड में आने को अपन ने बोल दिया, क्या बोला, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पानी को इधर से इधर आने से रोकने के लिए मुझे यहाँ जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, जितना प्रेशर यहाँ लगाना पड़ेगा उसको मैंने कह दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो फ्लूइड को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने से रोकने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है, मतलब जो प्रेशर यूज हो रहा है, उसको अपन ने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑन्कोटिक प्रेशर। और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स हैं अपने बॉडी के अंदर, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या कर रहा है कि इस फ्लूइड को बाहर निकलने से रोक रहा है। तो उस फ्लूइड को बाहर निकलने से रोकने के लिए ये प्लाज्मा प्रोटीन जितना प्रेशर लगा रहा है उसी को अपन बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। ये होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, ये ऑन्कोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि कोजेज ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया ये बीमारी होने के कारण क्या क्या हैं, व्हाट आर द कोजेज ऑफ बीइंग प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया जो बीमारी हो रही है, ये बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो ये कारण पढ़ लेते हैं अपन आगे, एक सेकंड। तो कोजेज ऑफ प्री एक्लेम्पसिया की बात करें तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि 5 to 15% केसेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 5 से 15% जो केसेज होते हैं वो उनके अंदर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी के कारण होता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो रही है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी। नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो रही है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO की कमी के कारण जो है वो क्या हो रहा है कि दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं यहाँ पर। एक तो हो रहा है वेसोस्पाज्म,
ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर स्पाज्म हो रहा है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि एंडोथेलियम डिसफंक्शन और इंजरी, एंडोथेलियम का डिसफंक्शन हो रहा है और इंजरी हो रही है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, देखो एंडोथेलियम का क्या हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। एंडोथेलियम क्या है, एंडोथेलियम मतलब ये जो नेफ्रॉन है, यहाँ पर अपना नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन की जो एंडोथेलियम है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम, नेफ्रॉन की एंडोथेलियम जो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अंदर प्रॉब्लम के कारण जो है यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा है। उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया बोल रहे हैं। और उसके कारण जो है बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। सो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर एंडोथेलियम डिसफंक्शन और इंजरी के कारण जो है प्रोटीन यूरिया हो रहा है, बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2। नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 जो है, ये दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 जो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि वेसोडाइलेटर का काम कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का। नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है जैसे इतनी साइज की है, यदि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 आते हैं तो ब्लड वेसल्स की साइज जो है बढ़ जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स का जो है वो डायलेशन हो जाता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं वेसोडाइलेशन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 इन दोनों की कमी से क्या हो रहा है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। और ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम, किडनी को इस्चीमिया हो रहा है, नेफ्रॉन का डैमेज हो रहा है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज को डैमेज हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो अपन बात कर रहे हैं कि ये प्री एक्लेम्पसिया जो है इसके अंदर प्रोटीन यूरिया क्यों हो रहा है, इसकी थ्योरी क्या है कि भाई क्यों हो रहा है प्रोटीन यूरिया। तो अपन ने यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरीके से बताया है कि जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 इन दोनों की कमी हो रही है। कहाँ पर कमी हो रही है, इन दोनों की ब्लड वेसल्स में कमी हो रही है। और ब्लड के अंदर इनकी कमी के कारण क्या हो रहा है, इनकी कमी के कारण क्या हो रहा है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्लड वेसल्स पतली हो रही है। ब्लड वेसल्स पतली होने के कारण जो है ऑक्सीजन बराबर मात्रा में आगे नहीं जा पा रहा, और ऑक्सीजन बराबर मात्रा में आगे नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है कि किडनी के पास भी ब्लड ठीक मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, जितना ब्लड किडनी के पास पहुंचना चाहिए उतना किडनी के पास नहीं पहुंच रहा है। नेफ्रॉन का जो है उसके अंदर डैमेज हो रहा है, नेफ्रॉन के अंदर डैमेज हो रहा है, और लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का लॉस हो रहा है। और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की लॉस से क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके, तो देखो अब अपन बात कर रहे हैं कि एक और केमिकल मीडिएटर हो रहा है, थ्रोम्बोक्सिन A2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो तो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है, एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड जो है इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक से नहीं हो पाता ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि जो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और किसका कमी हो रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2, नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 ये दोनों कम हो रहे हैं ना, PgI2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 PgI2 इन दोनों की कमी के कारण क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है,
वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है जिससे क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और ये टॉक्सिक होने के कारण क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज करेंगे और ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को इंजुरी कर देंगे, और ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को इंजुरी करेंगे तो जो ग्लोमेरुलस जो है वहां की कैपिलरीज को लॉस होगा, और इस तरीके से प्रोटीन का लॉस होने लग जाएगा। तो ये दो थ्योरीज इन लोगों ने दी है। एक थ्योरी तो ये दी है कि सीधा ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से जो है वो ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाएगा, और ग्लोमेरुलस का डैमेज होगा तो प्रोटीन का लॉस होने लग जाएगा नेफ्रॉन के अंदर। दूसरी थ्योरी ये दी है कि ऑक्सीजन की कमी से लिपिड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, और लिपिड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स जो है ये बन जाते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं, और फ्री रेडिकल्स जाके क्या करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का डैमेज करेंगे, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को इंजुरी करेंगे, और प्रोटीन का लॉस करेंगे। तो क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ विटामिन दिए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ विटामिन देते हैं, और फ्री रेडिकल्स को विटामिन जो विटामिन देते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो विटामिन दिए जाते हैं उन विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट इनको अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट तीन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीन तरह के एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, तीन तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं। तो प्रेगनेंसी में विटामिन ए की मात्रा को तो बढ़ाया नहीं जाता, विटामिन ए उतना ही देना चाहिए जितना नॉर्मली अपन देते हैं, लेकिन विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ठीक है, याद रखना। विटामिन ए को नहीं बढ़ाते हैं, नॉर्मली 700 माइक्रोग्राम दिया जाता है, और लैक्टेशन में 950 माइक्रोग्राम देते हैं विटामिन ए, नॉर्मली 700 देते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए ही देना है अपने को, ठीक है, उससे ज्यादा अपने को नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन सी जो है ना, इसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और वुंड हीलिंग में और आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है विटामिन सी। कौन? विटामिन सी कहाँ कहाँ हेल्प करता है, एक तो वुंड हीलिंग में और दूसरा आयरन के एब्जॉर्प्शन में, दो जगह हेल्प करता है विटामिन सी, वुंड हीलिंग में और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन सी जो हेल्प करता है एक तो वुंड हीलिंग में और दूसरा आयरन के एब्जॉर्प्शन में। डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी की जो होती है 50 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी में 60 मिलीग्राम और लैक्टेशन में 80 मिलीग्राम जो है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन सी हमें डेली कितना चाहिए, 50 मिलीग्राम चाहिए होता है विटामिन सी, प्रेगनेंसी के अंदर 60 मिलीग्राम और लैक्टेशन में 80 मिलीग्राम विटामिन सी देना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, देखो विटामिन सी का दूसरा नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का दूसरा नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, 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 विटामिन ई का दूसरा नाम कोलेकैल्सिफेरॉल, और विटामिन ए का दूसरा नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए, रेटिनॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलीग्राम, एक किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं एक किलोग्राम के अंदर, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं।
और 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मिलीग्राम। तो अपन आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया जो है अपना, ये प्री एक्लेम्सिया जो है वो दो तरह का होता है। क्लिनिकल टाइप्स जो है वो प्री एक्लेम्सिया की दो तरह का है। एक तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया और दूसरा होता है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया मतलब जो क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा रह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या हो रहा है कि प्रोटीन यूरिया के कारण बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है, बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। प्री एक्लेम्सिया जो है दो तरह का है, एक तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया और दूसरा सीवियर, वेरी सीवियर प्री एक्लेम्सिया जो है। देखो सीवियर प्री एक्लेम्सिया जो होता है वहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं हेलप सिंड्रोम, HELLP, हेलप सिंड्रोम, HELLP। हेलप सिंड्रोम जो है वो किसके अंदर होता है? सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर हेलप सिंड्रोम पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये जो है ठीक है, तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया जो है इसके अंदर ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है? 140 से 90 mm ऑफ 90 mm ऑफ Hg से लेकर 160/110 mm ऑफ Hg। ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया। जो सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या हो रहा है कि 160 160/110 160/110 mm Hg से ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है किसके अंदर? सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर 160/110 mm Hg से ज्यादा रहता है। कितना रहता है प्री एक्लेम्सिया के अंदर ब्लड प्रेशर? सीवियर प्री एक्लेम्सिया में ब्लड प्रेशर 160/110 mm ऑफ Hg से ज्यादा होता है किसके अंदर ब्लड प्रेशर? सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर। जबकि माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है? 140/90 से लेकर 160/110 mm ऑफ Hg तक रहता है। देखो यहाँ पर जो प्री एक्लेम्सिया ये जो हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि माइल्ड प्री एक्लेम्सिया जो है उसके अंदर ओलिगो यूरिया होता है और सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर भी ओलिगो यूरिया हो रहा है। और मैंने कहा था कि एन यूरिया का मतलब हुआ कि डेली जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा? लेस देन 100 ml इन 24 आवर, एन यूरिया। ओलिग यूरिया, ओलिग यूरिया जो है इसके अंदर ब्लड प्रेशर लेस देन 400 ml पर डे। एक दिन का 400 ml से यदि कम यूरिन आउटपुट है तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे ओलिग यूरिया। तो यहाँ पर जो है प्री एक्लेम्सिया के अंदर ओलिग यूरिया होता है, 400 ml यूरिन आउटपुट पर डे से कम रहता है। प्रेगनेंसी के अंदर यूरिन आउटपुट जो है एटलीस्ट 30 ml पर आवर होना चाहिए, 1 घंटे में 30 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ठीक है ना? तो और यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन कि जो प्रोटीन का लॉस हो रहा है किसके अंदर? माइल्ड प्री एक्लेम्सिया जो है, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर प्रोटीन का लॉस जो हो रहा है वो प्रोटीन का लॉस हो रहा है 1+ और 2+। जबकि सीवियर प्री एक्लेम्सिया जो हो रहा है उसके अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा है 3+ और 4+, 3+ लॉस हो रहा है और 4+ लॉस हो रहा है। किसके अंदर? सीवियर, सीवियर प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया दो तरीके का बताया आपने, माइल्ड और सीवियर। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया जो है उसके अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा है 3+ और 4+। 3+ का मतलब हुआ कितना प्रोटीन लॉस होगा? 3 ग्राम इन पर लीटर, 1 लीटर में 3 ग्राम लॉस होगा 24 आवर यूरिन के अंदर। और 4+ का मतलब होगा मोर देन 5 ग्राम, 5 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर से ज्यादा, 5 ग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा किसका लॉस? प्रोटीन का लॉस होगा इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जो प्री एक्लेम्सिया माइल्ड हो रहा है उसके अंदर भी एडिमा हो रहा है, सीवियर के अंदर भी एडिमा हो रहा है।
सीवियर के अंदर दो डिफरेंस अपन ने देखे कि एक तो ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है और दूसरा जो है यहाँ पर क्या रह रहा है कि प्रोटीन का लॉस भी ज्यादा हो रहा है। 3+ और 4+ जो है वो प्रोटीन का लॉस हो रहा है सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर। कितना? 3+ और 4+ प्रोटीन लॉस हो रहा है सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर। बात यहाँ कर रहे हैं अपन नोजिया और वॉमिटिंग। देखो, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगा, जबकि सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर नोजिया वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, ब्लड विजन होगी। ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देगा। और साथ साथ में क्या होगा? हेलप सिंड्रोम, HELLP, हेलप सिंड्रोम होगा। हेलप सिंड्रोम, हेलप सिंड्रोम होगा किसके अंदर? सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर। तो यहाँ पर अपन ने देखा था सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या हो रहा है? हेलप सिंड्रोम। ये हेलप सिंड्रोम, HELLP। एच का मतलब होता है यहाँ पर हीमोलाइसिस। हेलप सिंड्रोम में एच का मतलब है क्या? एच का मतलब है हीमोलाइसिस। एच क्या है? एच है हीमोलाइसिस। ठीक है, एच हीमोलाइसिस है यहाँ पर। और ई का मतलब है एलिवेटेड, EL का मतलब है एलिवेटेड लिवर एंजाइम। एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लिवर एंजाइम जो होते हैं ना, SGOT, SGPT, ये इनको अपन बोलते हैं लिवर एंजाइम्स। ठीक है ना, ये लीवर के एंजाइम है। तो SGOT, SGPT, ये जो लिवर एंजाइम्स है ये क्या होते हैं कि एलिवेटेड रहते हैं। लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड रहते हैं, मतलब एलिवेटेड हो जाते हैं किसके अंदर? हेलप सिंड्रोम के अंदर। हेलप सिंड्रोम किस में होता है? सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर। सीवियर प्री एक्लेम्सिया जो होता है उसके अंदर हेलप सिंड्रोम होता है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर हेलप सिंड्रोम होता है। और साथ साथ में और क्या होगा? LP, लास्ट में पीछे और बच गया, देखो HELLP ना, एच हेलप सिंड्रोम, HELLP, ये हीमोलाइसिस हो गया। एच का मतलब हीमोलाइसिस। एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, EL का मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम हो गया। और LP का मतलब हो गया लो प्रोटीन, लो नहीं, लो प्लेटलेट। लो प्लेटलेट, प्लेटलेट जो है उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना, प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मली कितनी होती है? 7,000 से लेकर 11,000 होती है। लेकिन यहाँ पर जो है हेलप सिंड्रोम में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना हेलप सिंड्रोम। हेलप सिंड्रोम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन बात कर रहे हैं, तो देखो हेलप सिंड्रोम के अंदर साइन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं कि हेमोलाइसिस हो रहा है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम हो रहा है, लो प्लेटलेट काउंट हो रहे हैं। मतलब नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना हो रहा है? नॉर्मल प्लेटलेट्स कितने हो रहे हैं? तो मैंने कहा 7,000 से लेकर 11,000 जो है नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कम हो रहे हैं, 5,000 से प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कम हो रही है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स 7,000 से 11,000 नहीं होते, सॉरी मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। WBC जो होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनकी नॉर्मल मात्रा जो होती है वो 7,000 से 11,000 होती है। WBC की नॉर्मल मात्रा 7,000 से 11,000 होती है। प्लेटलेट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से इसके आसपास जो है वो नॉर्मल होते हैं। अब प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो 1 लाख से कम होने लग जाती है या 50,000 से कम हो जाती है, 1 लाख से भी कम हो जाती है तो भी लो प्लेटलेट में गिना जाएगा, 50,000 से भी कम हो जाती है लो प्लेटलेट आ जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट की संख्या जो 1 लाख से लेकर 50,000 के बीच में या 50,000 से भी कम जो है वो प्लेटलेट्स की मात्रा हो जाती है। नॉर्मल प्लेटलेट्स 1.5 लाख इससे ज्यादा होती है। ठीक है, देखना पड़ेगा, मुझे भी अभी याद नहीं है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि AST और ALT। AST और ALT क्या है कि लिवर एंजाइम है, SGOT SGPT जिनको बोल रहे हैं। नॉर्मल जो है इन केस ऑफ प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में जो है वो SGPT और SGOT जो है, ये या AST और ALT, इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, AST का पूरा नाम होता है एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज और एलेनिन ट्रांस एमिनेज। एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज और एलेनिन ट्रांस एमिनेज, एज जिसके पीछे लग रहा है मतलब वो एंजाइम है। और एंजाइम क्या करता है कि ये जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नॉर्मल AST और ALT जो है वो 0 से लेकर 35 के बीच में होते हैं, 35 यूनिट पर ml। 0 से लेकर 35 यूनिट पर ml जो होते हैं वो नॉर्मल होता है क्या?
0 से लेकर 35 यूनिट पर ml नॉर्मल AST और ALT होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन की बात करें तो प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो है वो नॉर्मली AST और ALT जो है वो 70 से ज्यादा होते हैं, 70 से ज्यादा, मोर देन 70 हो जाते हैं AST और ALT। AST और ALT यहाँ पर कितने हो रहे हैं, मोर देन 70 हो रहे हैं। एक सेकंड, तो SGOT और SGPT, SGOT जो है उसको AST बोलते हैं और SGPT जो है वो उसको ALT बोलते हैं। SGOT उसको दूसरा नाम है AST। SGOT का फुल नाम है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलो एसिटेट ट्रांसएमिनेस और AST जो है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, ठीक है ना, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस। इसी तरीके से SGPT का नाम है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, और इसका जो है फुल फॉर्म है ALT। ALT का एलेनिन ट्रांसएमिनेज। एस्पार्टेट AST का मतलब फुल नाम है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ALT का फुल नाम एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, AST का एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ALT का नाम जो है वो एलेनिन ट्रांसएमिनेज। AST जो है उसका फुल नेम है एलानाइन ट्रांसएमिनेज, एलानाइन ट्रांसएमिनेज, ठीक है, एलेनाइन ट्रांसएमिनेज। तो देखो SGOT और SGPT, P जहां पर आता है, SGP जहां पर आता है वहां पर L आता है, PL प्लीज, यहाँ पर PL, P और L एक साथ में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ P आ रहा है वहां पर आ रहा है L, ठीक है, और O जहां पर आ रहा है वहां पर क्या आ रहा है, S आ रहा है। AST जो है उसका अनदर नेम क्या है, SGOT। AST वो है वो SGOT है, और ALT वो है वो SGPT है। ALT क्या है, SGPT। SGPT जो है वो ALT है। तो इनकी फुल फॉर्म जो है हमें याद रखनी चाहिए, कई बार एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, SGOT और SGPT। और SGOT जो है वो कौन सा होता है, AST होता है, और SGPT जो होता है वो ALT होता है। AST और ALT, SGPT और SGOT। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, पेशेंट का मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाए। मैनेजमेंट की अपन बात करें तो पेशेंट को जो है हॉस्पिटलाइज करते हैं फीमेल को, ठीक है, रेस्ट रेस्ट देते हैं, ताकि रेस्ट से क्या होता है कि किडनीज को ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, किडनीज में ज्यादा ब्लड जाएगा, और किडनीज में ज्यादा ब्लड जाएगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो एडिमा हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में पेशेंट को जो है वो एडिक्वेट मात्रा में मतलब सफिशिएंट मात्रा में जो है पेशेंट को जो है वो अपन क्या करते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में पेशेंट को, सॉरी, सॉरी, ठीक है ना। तो अपन यहाँ बात कर रहे थे किसके बारे में कि जो है पेशेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मैनेजमेंट की अपन बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट में जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं वो यहाँ बात कर रहे हैं कि पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, पेशेंट को जो है हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, और साथ में रेस्ट देंगे, एडिक्वेट फ्लूइड देंगे, हाई प्रोटीन और नॉर्मल साल्ट देंगे। प्रोटीन जो है वो 100 ग्राम पर डे, 100 ग्राम पर डे जो है वो देंगे प्रोटीन। देखो नॉर्मली रीनल सिस्टम का कोई डिसऑर्डर होता है तो वहां पर क्या किया जाता है कि रीनल सिस्टम के डिसऑर्डर में जो है जनरली पेशेंट को जो है वो
लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। रीनल सिस्टम के डिसऑर्डर में पेशेंट को कैसी डाइट दी जाती है? लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को जो कैसी डाइट देंगे अपन? हाई प्रोटीन डाइट देंगे। यहाँ पर रीनल सिस्टम में नॉर्मली जो है वो लो प्रोटीन डाइट देंगे, जबकि यहाँ पर हाई हाई प्रोटीन डाइट देना है अपने को पेशेंट को। हाई प्रोटीन डाइट देंगे अपन पेशेंट को यहाँ पर। सॉरी कहाँ चला गया भाई, ये रहा इधर। सो हाई प्रोटीन डाइट देंगे, मतलब 100 ग्राम पर डे से ज्यादा डाइट देनी है। अब 100 ग्राम पर डे से ज्यादा जो है वो प्रोटीन दिया जाता है पेशेंट को एक दिन में। 100 ग्राम पर डे से ज्यादा प्रोटीन देना है पेशेंट को। और नॉर्मल साल्ट की मात्रा नॉर्मली जो है वो नॉर्मल देना चाहिए। नॉर्मल जो है वो प्रोटीन डेली कितना चाहिए? 45 ग्राम डेली नॉर्मली। प्रेगनेंसी के अंदर 55 ग्राम और लैक्टेशन के अंदर 65 ग्राम प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली कितनी होती है, तो हमें याद रखना चाहिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो रही है उसके अंदर 100 ग्राम प्रोटीन पर डे, एक दिन का 100 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए पेशेंट को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली 45 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, प्रेगनेंसी के अंदर 55 ग्राम, और लैक्टेशन मतलब बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं उस टाइम जो है वो 65 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए बेबी को, नहीं मदर को, ताकि जो है बेबी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाए। अब अपन यहाँ आगे बात कर रहे हैं कि बीपी चेकिंग 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में 4 बार जो है वो ब्लड प्रेशर जो है उसको चेक किया जाना चाहिए। एक दिन में 4 टाइम्स जो है वो ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए, 4 टाइम्स बीपी चेकिंग किया जाना चाहिए। और साथ साथ में क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिए जाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी पेशेंट को जो है वो दिए जाने चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखो बहुत सारे, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेगनेंसी के अंदर सारे ड्रग्स नहीं दिए जा सकते। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेथाइल डोपा जो है वो दिया जाना चाहिए। मेथाइल डोपा जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर दिया जा सकता है। मेथाइल डोपा जो ड्रग है वो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो दिया जा सकता है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मेथाइल डोपा की। तो मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेथाइल डोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मेथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेथाइल डोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन सा डोपा? मिथाइल डोपा। Methyl dopa is the drug of choice in pregnancy to reduce the blood pressure. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने वाले जो ड्रग्स हैं, उनके अंदर मेथाइल डोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मेथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। साथ में लेबेटालोल, निफेडिपिन वगैरह जो है ये भी कभी दे सकते हैं, ठीक है ना। इन प्रेगनेंसी क्या है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम एस इनहिबिटर्स ड्रग्स जो होते हैं, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल वगैरह, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, एस इनहिबिटर जो ड्रग्स होते हैं जिनसे कि ब्लड प्रेशर कम किया जाता है, वो ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं एस इनहिबिटर्स। ACE inhibitors are contraindicated in pregnancy, ठीक है ना। ACE inhibitors जो है वो contraindicated होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। बीटा ब्लॉकर जो है, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये ड्रग्स जो है वो दिए जा सकते हैं। बीटा ब्लॉकर, मेटाप्रोलोल वगैरह जो कुछ भी ड्रग्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर जो दिए जा सकते हैं। निफेडिपिन, एम्लोडिपिन वगैरह जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल है निफेडिपिन, ठीक है ना, एम्लोडिपिन, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं। कौन से? ये सारे के सारे। बीटा ब्लॉकर्स जो एग्जांपल, बीटा ब्लॉकर्स जो मेटाप्रोलोल, सोटालोल, ये सारे लोल जिनके पीछे लगता है,
लेवेटोलोल, ये सारे जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं। निफेडिपिन भी एक तरह का ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एस इनहिबिटर्स ड्रग्स कौन से होते हैं? कैप्टोप्रिल, ये कैप्टोप्रिल, ठीक है, एनालाप्रिल, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो कौन से होते हैं? एस इनहिबिटर्स होते हैं। और एस इनहिबिटर्स यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर, तो वो है मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है यहाँ पर। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं, लेकिन एस इनहिबिटर्स जो है वो नहीं दिए जा सकते प्रेगनेंसी के अंदर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एन एस इनहिबिटर ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड। एस इनहिबिटर्स ड्रग्स जो है वो उनको नहीं दिया जा सकता। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट और क्या क्या, और मैनेजमेंट की अपन बात कर रहे हैं तो फीटस की हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाना चाहिए। और साथ साथ में क्या है कि ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ब्लड विजन जो है, ब्लड विजन को ठीक करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। प्लेटलेट काउंट, हेलेप सिंड्रोम में क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। हेलेप सिंड्रोम के अंदर प्लेटलेट काउंट ज्यादा हो जाते हैं, तो प्लेटलेट काउंट जो है वो भी चेक करते हैं। प्लेटलेट काउंट जनरली कम हो जाते हैं। लो प्लेटलेट लिखा है ना, LP, HELLP, लो प्लेटलेट। तो लो प्लेटलेट्स हो गए, प्लेटलेट काउंट कम हो गया, तो ज्यादा प्लेटलेट काउंट कम ना हो जाए, इसलिए उसको प्लेटलेट काउंट बार बार चेक करते रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यदि ये सारे मेजर्स करने के बाद, जो ड्रग्स दवाइयां देने के बाद, यदि जो है बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो यदि 37, बीपी यदि कंट्रोल हो जाता है और प्रेगनेंसी अभी 37 वीक से कम है, तो क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रहने देना चाहिए। प्रेगनेंसी शुड बी कंटिन्यू। लेकिन यदि जो है वो ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा है, नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है और अभी जो है वो 37 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए और बेबी को डिलीवर करवा लेना चाहिए। क्योंकि 37 वीक से लेकर 42 वीक के बीच में यदि बेबी डिलीवर होता है तो उस प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलते हैं? टर्म प्रेगनेंसी। उस प्रेगनेंसी को अपन बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी। तो टर्म पीरियड जो है उसके अंदर अपन जो है टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो सॉरी, एक 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 तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं टर्म प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है ना। तो टर्म प्रेगनेंसी का मतलब ये हुआ कि यदि प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन 37 वीक से लेकर 42 वीक के बीच है, तो उसको अपन टर्म कहते हैं। मतलब डिलीवरी जो है वो करवाई जा सकती है, उस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है
और टाइम पीरियड 37 वीक से ज्यादा हो गया है, तब जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और यदि 37 वीक से कम है तो इसको कंटिन्यू रहने देते हैं। और यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब यदि बात करते हैं अपन इन केस ऑफ सीवियर जो है वो प्री एक्लेम्सिया, यदि प्री एक्लेम्सिया सीवियर होता है, सीवियर वाला प्री एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर HELLP सिंड्रोम होगा और साथ में जो है ब्लड प्रेशर कितना होगा 160/110, 160/110 से ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा किसके अंदर, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को कन्वल्सन आने के चांसेस रहते हैं, कन्वल्सन आने के चांसेस रहते हैं पेशेंट को। तो उन कन्वल्सन से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अपन को जो है वो पेशेंट को एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स दिए जा सकते हैं। एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स जो है एज ए प्रोफाइलैक्सिस दिए जा सकते हैं। एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स एज ए प्रोफाइलैक्सिस एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स दिए जा सकते हैं। तो एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स जो है यहाँ पर अपन ने कहा था कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये एक तरह का एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स है। तो एज ए प्रोफाइलेक्सिस जो है, मतलब प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि कन्वल्सन्स अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कन्वल्सन जो है आने के चांसेस भी ना रहे, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया जाता है। एसिटाइल कोलिन के रिलीज को क्या करता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट कम कर देता है। एसिटाइल कोलिन के रिलीज को मैग्नीशियम सल्फेट कम कर देता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेशन का काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेसेंट है, CNS के सप्रेशन का काम करता है, जिससे क्या होता है मसल रिलैक्स हो जाते हैं। और कई बार क्या हो सकता है कि ज्यादा यदि अपन मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब रेस्पिरेशन में जो है कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट कितना देना चाहिए, 4 to 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम IV देना चाहिए। 15 से 30 मिनट में जो है लोडिंग डोज दे दी जाती है। और उसके बाद ये डोज देने के बाद 1 से 2 ग्राम पर आवर जो है वो मेंटेनेंस डोज लगातार चलाते हैं। ठीक है, पहले 4 से 6 ग्राम तक क्या करते हैं कि 15 से 30 मिनट में एक बार दे देते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि 1 से 2 ग्राम पर आवर जो है कंटिन्यूअसली जो है मैग्नीशियम सल्फेट चलाया जाता है, पर आवरली मैग्नीशियम सल्फेट। और यदि मान लो मैग्नीशियम सल्फेट की डोज ज्यादा दे दें अपन, मैग्नीशियम सल्फेट यदि ज्यादा चला जाए बॉडी के अंदर, पेशेंट के बॉडी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट यदि ज्यादा चला जाता है तो ये क्या कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट लेके आ सकता है। टॉक्सिक इफेक्ट लेके आ सकता है, मतलब जो है पेशेंट के रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस जो है वो कम हो जाएंगे। और रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे तो हो सकता है मसल्स जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आए पेशेंट को, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के इफेक्ट को फिर से वापस कम करने के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के इफेक्ट को कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट दिया जाता है और उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट है, जो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कौन, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, देखो नॉर्मल ब्लड के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू मैग्नीशियम सल्फेट की जो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम सल्फेट नॉर्मली ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट जो है वो पर लीटर जो है ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो 10%, मतलब 10 ml जो है वो IV देना चाहिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट किस तरीके से देते हैं, देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml जो है वो इंट्रावीनसली दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% देते हैं, 10 ml देते हैं और IV दिया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% देते हैं, 10 ml देते हैं और इंट्रावीनसली देते हैं, IV देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ बात कर रहे हैं, इफ मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रामस्कुलरली देना है, IM देना है MgSO4, तो पहले क्या करते हैं कि 4 ग्राम IV जो है 3 से 5 मिनट तक देते हैं।
और बाद में 10 ग्राम जो है इंट्रामस्कुलरली दिया जा सकता है। 5 ग्राम एक साइड में, 5 ग्राम एक साइड में, दोनों बटक्स पे जो है 5-5 ग्राम 10 ग्राम दे सकते हैं। ये लोडिंग डोज होती है। और उसके बाद मेंटेनेंस डोज जो है 5 ग्राम IM दिया जा सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट जब भी देते हैं तो पेशेंट के रिफ्लेक्सेज चेक किए जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जब भी देते हैं तो पेशेंट के क्या करते हैं, रिफ्लेक्सेज चेक करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो पेशेंट के रिफ्लेक्सेस को कम कर देता है। रिफ्लेक्सेस जैसे कि यहाँ बाइसेप्स रिफ्लेक्स चेक करने के लिए यहाँ पर अपने हैंडल होता है, ये जो है क्या है, हैमर, इसको हथौड़ा बोलते हैं, HAMMER, हैमर, हैमर होता है इस तरीके से। ये जो हैमर है, इस हैमर को क्या करते हैं कि यहाँ पर बाइसेप्स, यहाँ पर अचानक से ऐसे मारते हैं। ऐसे मारेंगे तो जैसे ही यहाँ पर मारेंगे तो पेशेंट का हाथ इस तरीके से ऐसे अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे ही मारेंगे, ये ऐसे, जैसे यहाँ पर टच मारा तो हाथ अंदर की ओर ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मुड़ जाएगा हाथ अंदर की ओर, जो है ऐसे ऐसे अंदर की ओर मुड़ेगा। तो इसको अपन ने बोल दिया कौन सा, बाइसेप्स रिफ्लेक्स। इसी तरीके से जो है दूसरा जो है अपन और पटेलार रिफ्लेक्स भी चेक कर सकते हैं अपन पेशेंट का। बाइसेप्स रिफ्लेक्स या पटेलार रिफ्लेक्स चेक किया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये जो है वो पटेलार रिफ्लेक्स जो है चेक किया जा सकता है, ऐसे पटेला। यहाँ पर क्या करते हैं कि नी हैमर से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मारते हैं तो पाँव जो यहाँ पर था वो ऐसे ऐसे आगे की ओर मुड़ जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं ये पटेलार रिफ्लेक्स, ठीक है ना। इसको अपन ने कहा पटेलार रिफ्लेक्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट में रिफ्लेक्सेस चेक करते रहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है कि हाइपो रिफ्लेक्सिया करता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हाइपो रिफ्लेक्सिया करता है, रिफ्लेक्सेस जो है उनको कम करने का काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट हाइपो रिफ्लेक्सिया करता है। और ये क्या है कि बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर है इस सीरम यूरिक एसिड लेवल। देखो प्री एक्लेम्सिया जब भी मान लो किसी पेशेंट के अंदर हो रहा है तो उसके पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। किडनी फेलियर होती है उस समय भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, और यहाँ पर भी जो है वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और कितना हो जाता है, 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है सीरम यूरिक एसिड लेवल। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, किसके अंदर बढ़ता है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, किसके अंदर बढ़ता है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर। प्री एक्लेम्सिया में सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आगे बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो अपन ने देख लिया कि सीरम का यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया में अपन ने देखा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। किडनी फेलियर के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह सब बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है प्री एक्लेम्सिया में। किसका लेवल बढ़ता है, ओनली एंड ओनली यूरिक एसिड का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। किसके अंदर बढ़ता है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है। 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा कौन सा बढ़ता है, कौन सा केमिकल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, ठीक है। तो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मली जो है 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, 0.6 से लेकर 1.2, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन का लेवल 0.6 से लेकर 1.2, 1.2 जो है वो होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और प्री एक्लेम्सिया में जो है 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ता है और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाता है प्री एक्लेम्सिया के अंदर। ये बात याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्री एक्लेम्सिया की डिजीज कंडीशन पढ़ने के बाद अपन बात करते हैं एक्लेम्सिया के बारे में, क्योंकि अपन ने ये कहा था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो वो 3 तरह का होता है, ठीक है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और क्या होता है प्री एक्लेम्सिया, और फिर क्या होता है एक्लेम्सिया। देखो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ओनली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है,
यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है, और प्रोटीन का लॉस होने के कारण बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। और बात कर रहे हैं एक्लेम्शिया की, तो एक्लेम्शिया के अंदर क्या हो रहा है कि ये सारे सिम्टम्स तो हो ही रहे हैं, बीपी भी बढ़ रहा है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, एक्लेम्शिया भी हो रहा है, नहीं प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, एडिमा भी हो रहा है, और साथ साथ में यहाँ पर कन्वल्सन्स आने लगते हैं पेशेंट को, कन्वल्सन्स या फिट्स आने लगते हैं किसके अंदर, एक्लेम्पसिया के अंदर। तो अब अपन बात कर रहे हैं एक्लेम्पसिया, ठीक है। और प्री एक्लेम्पसिया जो है वो अपन ने दो तरह का देखा था। प्री एक्लेम्पसिया एक तो होता है माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया और दूसरा होता है कैसा, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया और दूसरा सीवियर प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है ना। तो माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया जो है इसके अंदर बीपी कितना था, 140/90 से लेकर 160/110 के बीच में होता है। और सीवियर प्री एक्लेम्पसिया के अंदर ब्लड प्रेशर जो है 160/110 से ज्यादा हो जाता है। और साथ साथ में सीवियर प्री एक्लेम्पसिया के अंदर क्या होता है कि हेलेप सिंड्रोम, हीमोलाइसिस, ठीक है, हेलेप सिंड्रोम होता है, HELLP, हीमोलाइसिस होता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम होता है, और लो प्लेटलेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है सारा। जी, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हेलेप सिंड्रोम के अंदर ये हो रहा है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस, ठीक है ना। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं हीमोलाइसिस। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लीवर एंजाइम कौन कौन से हैं, एसजीपीटी और क्या होता है, एसजीओटी, ठीक है ना। और एएलटी किसका नाम है, एसजीपीटी का ही दूसरा नाम एएलटी होती है, और एसजीओटी जो है इसका नाम है एएसटी, ठीक है। तो किसके साथ में आता है, एल के साथ में आता है, पीएल प्लीज, और एसओ सो। तो अपन बात कर रहे हैं अब एक्लेम्पसिया के बारे में, एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया के बारे में अपन बात कर रहे हैं अब, एक्लेम्पसिया के बारे में। तो देखें, एक्लेम्पसिया भी जो है इसके अंदर प्री एक्लेम्पसिया वाले सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, मतलब हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा भी होगा, और साथ में कन्वर्जन या कोमा भी होगा, मतलब कन्वर्जन्स भी होंगे पेशेंट को। और एक्लेम्पसिया शब्द जो है वो डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ग्रीक शब्द जो है उससे डेराइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, मतलब बिजली की चमक, आकाश में जो बिजली कड़कड़ाती है और उसकी चमक कैसे होती है, कैसे फ्लैश पड़ता है, उसी तरीके से जो है इसका मतलब जो मीनिंग वर्ड जो उसका मीनिंग लिया गया है एक्लेम्पसिया। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि हाइपरटेंशन होता है साहब, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, और क्या होगा, इस्चीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, लॉस ऑफ ब्रेन सेल्स, ठीक है। ब्लड की, ब्रेन की, दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स जो है वो लॉस होने लग जाएगी, उनका डैमेज होने लग जाएगा। और प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, और ब्रेन सेल्स का डीपोलराइजेशन ज्यादा टाइम तक रहने लगेगा, और डीपोलराइजेशन ज्यादा टाइम तक रहने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, और इससे क्या होगा कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, और बॉडी के जो है वो वॉलंटरी मसल्स का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन होने लगेगा, जिसी को उसको अपन बोलते हैं ताने आना, ताने आने लगती है पेशेंट को, कन्वल्जन्स आने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं, ठीक है। देखो, एक तो होता है एपिलेप्सी और एक होता है कन्वर्जन। एपिलेप्सी तो अपन बोलते हैं मिर्गी, और कन्वर्जन जो होती है ओनली ताने, ताने जो होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जन, और एपिलेप्सी होती है मिर्गी, ठीक है ना। फिट्स और सीजर्स, सीजर्स जो है वो ताने वगैरह सारा सेम है। एपिलेप्सी जो है वो अलग अलग तरह की होती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस वगैरह सारी। और क्या होता है कि जो जिन लोगों का दिमाग खराब होता है, पागल लोग जो होते हैं, उन लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगाते हैं, माथे के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट लगाते हैं, तो वो जो थेरेपी देते हैं उसको अपन बोलते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी देते हैं।
और ईसीटी जब देते हैं तो पेशेंट को उस समय भी वहां पे सीजर्स आते हैं, माथे में जब करंट लगाते हैं ईसीटी देते हैं उस समय भी वहां पर सीजर्स आते हैं, और वहां जो सीजर्स आते हैं उनको बोलते हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पर जो सीजर्स आते हैं किसके अंदर, एक्लेम्पसिया के अंदर जो सीजर्स आते हैं वो टॉनिक क्लॉनिक साइज के होते हैं, टॉनिक क्लॉनिक टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो आ रहे हैं पेशेंट को, ये जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं, इनको अपन ग्रैंड मैल सीजर्स भी कहते हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स मतलब पूरे बॉडी के अंदर आते हैं, और ग्रैंड मैल सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का दूसरा नाम है ग्रैंड मैल सीजर्स। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्लेम्पसिया जब हो रहा है तो पेशेंट को कन्वल्जन्स आते हैं, और कन्वल्जन आने के चांसेस सबसे ज्यादा कब हैं, सबसे ज्यादा कन्वल्जन आने के चांसेस हैं एंटीपार्टम पीरियड में। एंटीपार्टम पीरियड का मतलब ये हुआ कि डिलीवरी होने से पहले, डिलीवरी होने से पहले सबसे ज्यादा चांसेस हैं किसके, कन्वल्जन आने के। 50% चांसेस है डिलीवरी होने से पहले। डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के दौरान इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर 20% नहीं 30% चांसेस है कन्वर्जन आने के, और पोस्ट पार्टम पीरियड मतलब आफ्टर द डिलीवरी 20% चांसेस हैं कन्वर्जन आने के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने को याद रखना है कि सबसे ज्यादा चांसेस कब हैं, कब सबसे ज्यादा चांसेस हैं कन्वर्जन आने के, चांसेस सबसे ज्यादा कब हैं, तो अपन कहेंगे कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं कन्वर्जन आने के वो है एंटीपार्टम पीरियड में, और सबसे कम चांसेस कब हैं कन्वर्जन आने के, सबसे कम चांसेस हैं आफ्टर द डिलीवरी, पोस्ट पार्टम पीरियड में, डिलीवरी होने के बाद जो है वो सबसे कम चांसेस है कन्वर्जन आने के। आफ्टर द डिलीवरी पोस्ट पार्टम पीरियड में ओनली 20% चांसेस है कन्वर्जन होने के। एंटीपार्टम पीरियड में जो है वो 50% के चांसेस होते हैं कन्वर्जन आने के, मतलब एंटीपार्टम पीरियड के अंदर कन्वर्जन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जबकि पोस्ट पार्टम पीरियड के अंदर कन्वर्जन आने के चांसेस सबसे कम हैं, और इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर कन्वर्जन आने के चांसेस 30% चांसेस हैं इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर्स की। तो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स जो हैं, जैसे कि ईसीटी देंगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, उस समय भी पेशेंट को जो सीजर्स आते हैं, मतलब पेशेंट जो दिमाग खराब है उन लोगों, उन पेशेंट्स को जो है यदि अपन करंट लगाते हैं माथे के ऊपर, उस समय जो थेरेपी देते हैं उसको अपन बोलते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और ईसीटी जब देंगे तो उस समय भी जो सीजर्स आते हैं, जो ताने पेशेंट को आती है, वो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आती हैं, ग्रैंड मैल सीजर्स आते हैं। ठीक है ना, तो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स या जो ग्रैंड मैल सीजर्स हैं, इनकी कुछ फेजेज होती है। ठीक है, ये फेजेज जो है वो 4 फेज में से ये सीजर्स आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले प्री मॉनिटरी फेज होती है, उसके बाद टॉनिक फेज आती है, फिर क्लोनिक फेज आती है, और फिर कोमा स्टेज आती है। ये चारों फेजेस के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्री मॉनिटरी फेज को अपन ओरा फेज भी बोलते हैं, ओरा फेज। प्री मॉनिटरी फेज जो है उसको ओरा फेज भी कहा जाता है, ओरा फेज। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें प्री मॉनिटरी फेज या ओरा फेज। ठीक है, प्री मॉनिटरी फेज या ओरा फेज, इसके अंदर ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होता है। ओरा स्टेज के अंदर ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होता है। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन से मतलब, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कि कुछ गंध आती है, कुछ स्मेल आती है पेशेंट को, गंध या स्मेल आती है पेशेंट को। गंध या स्मेल कब आती है पेशेंट को, ऑल्फैक्टरी स्टेज में या ओरा स्टेज के अंदर गंध आती है। और हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि वहां पर ऐसी कोई स्मेल है भी नहीं, है नहीं, फिर भी पेशेंट को वो गंध आती है, ऐसी स्मेल आती है, तो उसको उसको अपन बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, और उसको गंध आती है तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं ओरा स्टेज, मतलब पेशेंट को जो है एक्चुअल टॉनिक फेज या क्लोनिक फेज आने से पहले जो है पेशेंट को कुछ अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, और आंखें जो है अंदर से, आई बॉल जो है टर्न टू वन साइड और फिक्स्ड, आंखें फिक्स्ड हो जाती है, और उसके बाद जो है वो पेशेंट को देखो, पेशेंट को जो है वो टॉनिक फेज आती है। ठीक है, टॉनिक फेज में पेशेंट क्या करता है, जीभ बाहर निकाल लेता है और क्लेंज्ड फिट, मुट्ठियां भींच लेता है,
और क्या करता है, ओपिस्थोटोनस पोजीशन, मतलब धनुषाकार पोजीशन हो जाती है, धनुषाकार, धनुषाकार पोजीशन हो जाती है पेशेंट की। धनुषाकार कैसी होती है, देखें यहाँ पर इस तरीके से धनुषाकार पोजीशन हो जाती है। ये यहाँ पर देखो, ये टॉनिक फेज होती है यहाँ पर, ये टॉनिक फेज है, टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में ऐसे धनुष कैसे मुड़ता है, ऐसे ये धनुषाकार पोजीशन हो जाती है टॉनिक फेज के अंदर, ठीक है ना। टॉनिक फेज के अंदर धनुषाकार ओपिस्थोटोनस पोजीशन हो जाती है, मुट्ठियां बींच लेता है पेशेंट, ठीक है ना। और क्या होता है, और क्या होता है इसके अंदर, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, जीभ बाहर निकाल लेता है, मुट्ठियां बींच लेता है, ओपिस्थोटोनस चेस्ट हो जाती है, और न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म और रिजिडिटी हो जाती है, पूरे बॉडी के अंदर अचानक से अकड़न आ जाती है इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं टॉनिक फेज। टॉनिक फेज के बाद में आती है ये ऐसी क्लोनिक फेज, ठीक है ना, क्लोनिक फेज आती है। तो टॉनिक फेज के बाद में आती है क्लोनिक फेज, और इसमें क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जबड़े का कॉन्ट्रेक्शन होता है। और जबड़े का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होता है कि टंग बाइट, अपने जीभ को काटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद की जीभ को या खुद के गाल को काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि मुंह के अंदर जो है कपड़ा ठूंस देना चाहिए, कपड़ा या कुछ गॉज ठूंस देते हैं मुंह में, ताकि जो है वो दांतों के बीच में डाल देते हैं, ताकि पेशेंट खुद अपनी जीभ को नहीं काटे। क्योंकि जीभ का टंग प्रोट्रूजन किया था पेशेंट ने कौन सी फेज में, टॉनिक फेज के अंदर उसने जीभ बाहर निकाली थी, और क्लोनिक फेज के अंदर जीभ को काट देता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोट्रूजन ऑफ टंग, टंग जीभ बाहर कौन सी फेज में निकालता है पेशेंट, टॉनिक फेज, टॉनिक स्टेज के अंदर। तो क्लोनिक स्टेज के अंदर जीभ टंग बाइट करता है, जीभ को काटने का, जीभ को काट सकता है, टंग बाइट करता है, किसके अंदर, क्लोनिक स्टेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, पूरे बॉडी के अंदर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जाग के मसल्स का, जबड़े के मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ पर टॉनिक स्टेज के अंदर जीभ बाहर निकाल रहा है, मुट्ठियां भींच रहा है, और ओपिस्थोटोनस पोजीशन हो रही है, किसके अंदर, टॉनिक स्टेज के अंदर ओपिस्थोटोनस पोजीशन हो रही है, और न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म और रिजिडिटी हो रही है। स्टेज ऑफ कोमा, और फोर्थ स्टेज जो आती है उसको बोलते हैं कोमा स्टेज, और ये जो है सबसे शॉर्ट स्टेज होती है। ब्रीफ पीरियड छोटी से लेकर बड़ी तक हो सकती है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहली ओरा स्टेज जो होती है वो सिर्फ 30 सेकंड्स की होती है, 30 सेकंड की ओरा स्टेज होती है। टॉनिक फेज आती है 15 से 30 सेकंड की, और उसके बाद 1 मिनट की क्लोनिक स्टेज होती है। 1 मिनट जो है वो पूरे बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करके रखता है, और उसके बाद जो है वो वापस कोमा स्टेज आती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, बेहोश जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सीजर्स आते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताड़े आती है पेशेंट को, ठीक है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है जब भी सीजर्स आ रहा है एक्लेम्पसिया के अंदर, या ईसीटी जब पेशेंट को दे रहे हैं उस समय पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तो पेशेंट का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो है वो है कि एक तो प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, मतलब पेशेंट को इधर उधर जो है मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, या पेशेंट जो है इधर उधर गिर सकता है, बेड से नीचे गिर सकता है ना। तो अपनी नर्सिंग की प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट को इंजरी से बचाना है, सेव द प्रिवेंट फ्रॉम इंजुरी, पेशेंट को जो वो इंजुरी से बचाना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ट्रांसफर टू सेफ प्लेस, और पेशेंट को जो है सेफ प्लेस पर, सुरक्षित जगह पर लेके जाना है। ट्रांसफर टू सेफ प्लेस, पेशेंट को सुरक्षित जगह पर लेके जाना है, ये नर्सिंग प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, पेशेंट को सुरक्षित जगह पर लेके जाना है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिलाना है, और हेड टर्न टू वन साइड, और पेशेंट के हेड को जो है वो एक साइड मोड़ देना है, हेड टर्न टू वन साइड। डू नॉट इंटरप्ट द सीजर्स, और पेशेंट के सीजर्स को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसके कपड़े ढीले कर देने हैं, इम्प्रूव वेंटिलेशन हो जाना चाहिए, और एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह जो है वो ड्रग्स अपने को पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन।
नेक्स्ट अपन बात करें कि इफ कन्वर्सन जो है, कन्वर्सन वाली कंडीशन है और बहुत ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। प्री मैच्योर और मैच्योर किसी भी कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इफ बेबी डेड है, यदि बच्चा पहले से ही अंदर मर गया है तो उसको वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपेल या फिर इंडक्शन करवा के भी ऑक्सीटोसिन देके डिलीवरी करवा सकते हैं। इफ सर्विक्स इज फेवरेबल तो ऑक्सीटोसिन और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देते हैं। यदि सर्विक्स जो है वो फेवरेबल नहीं है तो फिर सिजेरियन सेक्शन करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो ये डिजीज कंडीशन हो गई अपना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जो है उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है अबॉर्शन का टॉपिक, और एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास जो है अपन 11 बजे स्टार्ट करेंगे। 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे से फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओबीजी का जितना पोर्शन बच गया है उसको अपन खत्म कर देंगे। ओबीजी खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है अपने ओबीजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है अभी इतना ही पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ की क्लास अभी खत्म कर देते हैं। 11 बजे फिर मिलते हैं वापस और 11 बजे से जो है अपन अगली क्लास पढ़ेंगे। 11 बजे से जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम।